सो हाय, दिस इज विवेक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। ठीक है जी। तो एग्जाम बहुत लेट हो चुका है, मतलब एग्जाम आ चुके हैं बिल्कुल। ठीक है जी। तो इसलिए जल्दी फटाफट से खत्म करते हैं इस सीरीज को। तो ये सीरीज बन रही है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 की, जिसमें हम सेमेस्टर 2 वालों के लिए बीकॉम बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना रहे हैं सीरीज, जिसमें आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। यानी आज के टाइम पे जो मनी है वो किस तरीके से काम करती है, कैसे वर्क करती है। सिंपल जी। चलिए, अब सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले ये समझ लो, बस इस चैप्टर के अंदर ये 7 पॉइंट है और ये 7 पॉइंट समझते के साथ ही आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सिंपल जी। और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि मनी, आखिर मनी होती क्या है। तो मनी सीधी सी बात है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, हर वो चीज जो पैसे का काम करती है उसको मनी कहते हैं। हर वो चीज जो पैसों का काम करती है उसको मनी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाना चाहिए, लेकिन मेरे पास जेब में पैसे नहीं है, तो क्या मैं अपनी घड़ी उतार के दे सकता हूँ? क्या मैं अपना फोन दे सकता हूँ? क्या मैं सोने की चैन दे सकता हूँ कि बदले में मेरे को खाना मिल जाए? तो ये जो अगर वो मेरे को खाना दे रहा है तो यानी कि पैसों की जरूरत नहीं है खाना लेने के लिए, मेरे को घड़ी, चैन, फोन कुछ भी मैं दे सकता हूँ, मेरे को खाना मिल जाएगा। यानी ये सब चीजें भी किसका काम कर रही है? मनी का काम कर रही है। तो एक तरीके से इनको भी क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। हर वो चीज जो पैसों का काम करती है उसे मनी बोलते हैं। दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो हर वो चीज जिसके बदले में मैं गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकता हूं उसे मनी कहेंगे। तो मनी क्या है? इट इज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज, इट इज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज या फिर ट्रेड। सिंपल जी। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर, तो ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है जी। तो एक देश के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर अगर आप गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, जिसकी हेल्प से आप एक्सचेंज करते हो, वो मीन्स क्या कहलाएगा, वो चीजें क्या कहलाएंगी? मनी। सिंपल जी। चलिए तो शुरू करते हैं। बात आती है सबसे पहले मनी, कंसेप्ट ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर मनी का कंसेप्ट क्या कहलाता है, यानी मनी क्या काम करती है, एक्चुअल में मनी का रोल क्या है। जैसे आपने पढ़ा था पहले बचपन में, मनी जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स कर देती है किसी भी चीज की, ताकि आप हर एक चीज के लिए कोई ज्यादा पे ना कर दो किसी भी चीज के लिए। सिंपल जी। सेम उसी तरीके से कंसेप्ट ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी कहता है मनी जो होती है वो यूज की जाती है किस चीज के लिए? कंजम्पशन के लिए। अगर आप कोई भी चीज दुनिया में खाना चाहते हो, कंज्यूम करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मनी पे करनी पड़ेगी। सिंपल जी। चलिए, उसके बाद मनी किस लिए यूज की जाती है? प्रोडक्शन के लिए। कोई सामान बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरत होती है? रॉ मटेरियल्स की। और वो जो रॉ मटेरियल्स है वो कौन आपको प्रोवाइड करेगा? मनी ही आपको प्रोवाइड करती है। सिंपल जी। तो मनी की हेल्प से आप रॉ मटेरियल अपने पास ला सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो बेसिकली। उसके बाद स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अगर आप स्पेशलाइजेशन चाहते हो, किसी चीज में परफेक्ट तरीके से कोई काम करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको पे किस में करना पड़ेगा? मनी में करना पड़ेगा। और मनी ही है जो डिवीजन ऑफ लेबर करती है, यानी काम को लोगों के हिसाब से बांटती है। जो ज्यादा काम करने में अच्छे होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, जो ज्यादा स्पेसिफिक वर्क करते हैं उनको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। जो लेबर वर्क, जो ऐसे काम है जो कोई भी कर सकता है, कॉमन वर्क करते हैं, उनको कम पैसे मिलने चाहिए। वो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो किसने किया है? मनी नहीं कर रखा है। आगे चलते हैं। एज ए बेसिस ऑफ क्रेडिट, एज ए बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी अगर आपको उधार चाहिए किसी चीज से, मतलब किसी इंसान से आपको कोई सामान उधार पे चाहिए या फिर आप लोन वोन लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी क्या हेल्पफुल होती है? मनी ही हेल्प करती है आपकी। सिंपल जी। आगे चलते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, यानी अगर कहीं पे आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसे से पैसा बनाना चाहते हो, यानी एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को ही बोलते हैं इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आप कहीं पे पैसा बनाना चाहते हो, पैसे को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए भी किसकी जरूरत होगी? मनी की जरूरत होगी। तो पैसा ही है कि आपने कोई जगह पे जमीन खरीद ली, उसके बाद उसको बनाया, उसको किराए पे चढ़ाया और वहां से रेंटल इनकम कमा रहे हो, तो पैसे से ही पैसा बना रहे हो। तो इस तरह की पैसे से पैसे बनाने की प्रोसेस को ही बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। और वो किसकी हेल्प से होता है? मनी की हेल्प से। पैसा ही होगा तभी तो पैसा आएगा ना, बस वही बात है। तो ये थे मनी और मनी के फंक्शंस। सिंपल जी। पहला टॉपिक आपने सीख लिया, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो अगर आपके एग्जाम्स में आ गया तो आई होप कि आप आराम से कर आओगे। थ्योरी का क्वेश्चन है, आराम से बस एक्सप्लेन करते जाना है इसको। सिंपल जी। मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए। आगे चलिए अब टॉपिक का नाम आता है मनी के एग्रीगेट्स, यानी कि डेरिवेशन ऑफ मनी एग्रीगेट्स। मनी एग्रीगेट्स और कुछ नहीं है, आपने जो बचपन में मनी सप्लाई का कांसेप्ट सीखा था, बस ये वही है, मनी सप्लाई। वो कह रहा भैया बचपन की चीजें तो हम भूल गए भैया, कुछ भी याद नहीं है हमें। चलो कोई बात नहीं। मनी सप्लाई क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक देश के अंदर जितना भी पैसा है उसको क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। मैं क्या कह रहा हूं? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक देश के अंदर जितना भी पैसा है उसको बोला जाता है क्या? मनी सप्लाई। अब सोचिए, एक देश में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा होगा, अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो एक देश के अंदर कितना पैसा है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, फॉर्मूला M1 का। किसका फॉर्मूला? M1 का। और ये फॉर्मूला निकल देगा कैसे, या फिर ये फॉर्मूला होता क्या है? M1 का फॉर्मूला सिंपल सा है, C प्लस में DD प्लस में OD। सिंपल जी। एक देश में कैसे, मतलब एक देश में कितना पैसा है वो कैसे निकालें? सबसे पहला
देश में पैसा जो होता है वो पब्लिक के पास होता है, आम जनता के पास होता है। तो आम जनता के पास जितना भी कैश है वो सारा पैसा आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी मनी सप्लाई निकालने के लिए आपको क्या जोड़ना है? कैश एट पब्लिक, यानी पब्लिक के पास जो भी पैसा है वो जोड़ा जाएगा। दूसरा, क्या पब्लिक सारा पैसा जेब में रख के घूमती है? भैया नहीं, पब्लिक अपना काफी सारा पैसा जो होता है वो बैंकों में भी जमा कर देती है। तो बस आपको बैंकों का पैसा भी जोड़ना है। डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट एट कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी पैसा है आपको वो भी जोड़ देना है। सिंपल जी। आगे चलते हैं, बात आती है ओडी। ओडी मतलब क्या होता है? अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट वो भी किसके पास? एट आरबीआई। आरबीआई के पास कई बार बैंक वाले अपना पैसा रख देते हैं, क्योंकि बैंक वालों के पास भी ज्यादा पैसा होता है। सारा पैसा क्या जेब में रख के घूमेंगे? नहीं। तो जो बैंक वाले जो होते हैं वो अपना पैसा कई बार किसके पास रख देते हैं? आरबीआई के पास। तो अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास पड़ी है वो भी आपको जोड़ना है। तो आप क्या निकाल पाओगे आराम से? मनी सप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का पक्का? हाँ जी, इसी को बोलते हैं मनी सप्लाई। तो M1 का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस में DD प्लस में OD। अच्छा, ऊपर वाला रह गया। ऊपर वाले में कुछ नहीं है, बस खाली M0 का फॉर्मूला है। M0 का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले कैश है पब्लिक, जो भी पब्लिक के पास पैसा है वो जोड़ना है। बैंकर्स डिपॉजिट एट आरबीआई, बैंक वालों ने जो पैसा आरबीआई के पास जमा किया है वो जोड़ना है। और अदर डिपॉजिट एट आरबीआई जोड़ना है। ये तीनों चीजें जोड़ के आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पे आराम से? M0। कोई दिक्कत तो नहीं? इजी था ना? बहुत अच्छे। ऐसी बस इजी कंसेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, डिमांड डिपॉजिट आपको नहीं पता होगा मेरे हिसाब से, बाकी सब तो पता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? डिमांड डिपॉजिट के बारे में। आखिर ये डिमांड डिपॉजिट भला क्या चीज है? तो समझिए, कभी भी आप बैंक में जाओगे खाते खुलवाने के लिए तो वहां पे 4 तरह के अकाउंट खोलने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है सेविंग अकाउंट। क्या होता है? सेविंग अकाउंट। दूसरा होता है करंट अकाउंट। तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट। और चौथा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये 4 तरह के अकाउंट देखने को मिलते हैं। आम जनता यानी हम जैसे लोग जो पब्लिक जो अपने पैसे बैंक में जमा करवाने जाती है वो सेविंग पर्पज से जाती है। तो ज्यादातर लोगों के पास सेविंग अकाउंट ही होता है जहां पे इंटरेस्ट उनको मिलता है 2 से 3% का बस। सिंपल जी। वहीं पे क्योंकि ये सेविंग को प्रमोट करते हैं, ये कहते हैं पैसा लोगों को सेव करना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में काम आएगा। सिंपल जी। हाँ, यहां पे आपका पैसा है तो आप जब चाहो वो निकाल भी सकते हो। यानी कि यहां पे क्या बोलते हैं? विड्रॉ कब कर सकते हो आप? जब भी आपका मन करे, यानी कि जब भी आप डिमांड करोगे तभी आपको पैसा मिल जाएगा। इसलिए इसको डिमांड करने पे विड्रॉ कर दिया जाता है, निकाल के दे देंगे आपको। सिंपल। लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन आप ज्यादा नहीं कर सकते। 5 या 7 ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ने लिमिट कर रखी है कि आप ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या है? सेविंग करना। हाँ, लेकिन जब भी आप पैसा मांगोगे आपको दे देंगे पैसा। लेकिन जो बिजनेसमैन या फिर हम जैसे लोग जो ज्यादा पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे जब हम नोट्स बेचते हैं तो फिर एक टाइम पे ऐसा होता है कि भाई मान लो 500 बच्चे 600 बच्चे एक बार में ही नोट्स परचेज करने के लिए आते हैं। तो 500 ट्रांजैक्शन करने के लिए सेविंग अकाउंट थोड़ी ना खोल के बैठे बैंक वाले। बैंक वाले हमारे नौकर थोड़ी ना जो हमारे लिए इतने सारे ट्रांजैक्शन को क्या चालू करेंगे। तो इस वजह से हमको उस टाइम पे खोलवाना पड़ता है कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका खुलता है? बिजनेसमैन का। यहाँ पे इंटरेस्ट तो कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो बैंक वाले आपके वो जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो आपको पैसा वैसा कुछ नहीं देते। समझे? हाँ जी, बल्कि इंटरेस्ट कटता है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ क्या होता है? यहाँ पे विड्रॉ के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड बार विड्रॉ कर सकते हो। सिंपल जी। अब भैया यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा तो क्या फायदा खाता खुलवाने का? ये बिजनेसमैन खुलवाते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन की लिमिट बहुत सारी होती है। सिंपल जी। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई भी लेन देन कर सकता है कितनी बार भी। सिंपल जी। इसके अलावा यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा बैंक से निकाल सकते हो। सिंपल जी। जितना आपके पास बैंक में होगा भी नहीं उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हो। ठीक है जी। चलिए, अब क्योंकि यहाँ पे मैं जब डिमांड करूंगा मेरे को तब पैसा मिल जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इसे? डिमांड डिपॉजिट। जब मैं पैसा डिमांड करूं तब मेरे को पैसा मिल जाए उसको क्या बोलेंगे? डिमांड डिपॉजिट। या फिर इसका दूसरा नाम है चेकएबल डिपॉजिट। यानी जब भी मैं चेक प्रेजेंट करूं तब मेरे को पैसा मिल जाए। सिंपल जी। इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट या फिर चेकेबल डिपॉजिट। आगे चलते हैं, अब आता है फिक्स डिपॉजिट और आरडी डिपॉजिट यानी रिकरिंग डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट क्या भला है? फिक्स डिपॉजिट कुछ नहीं है, ये कहता है एक बार में आपको लमसम पैसा जमा करना है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा विड्रॉ करना है। अब क्योंकि आपने एक बार में लमसम अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा कर दिया तो बैंक वाले उस पैसे को कहीं पे भी स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न के लिए यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि वो ज्यादा रिटर्न कमाएंगे वहां से तो इसलिए आपको भी रिटर्न क्या देंगे? वो ज्यादा देंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा होता है, यानी 7% से 8% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा एफडी में। उसके बाद
यहां पे जो विड्रॉ करने की लिमिट होती है वो ना के बराबर होती है। ऐसा कह रहे हैं आप निकाल सकते हो बीच में? नहीं, यहां पे केवल मैच्योरिटी पे, जब मैच्योरिटी हो जाएगी, जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा, 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट के अंदर इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है 7 से 8%, और आप क्या पैसा कभी भी निकाल सकते हो? तो नहीं, केवल जब मैच्योरिटी हो जाएगी, 5 साल 6 साल पूरे हो जाएंगे, उस टाइम पीरियड के बाद ही आप पैसा एक बार में निकाल पाओगे अपना लंप सम अमाउंट। ठीक है जी, चलिए। तो ये होता है कि आप लिमिटेड टाइम के लिए अपना पैसा फिक्स कर देते हो। सेम यही होता है आरडी डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बस इसमें फर्क क्या है? जो फिक्स डिपॉजिट में आपको एक बार लंप सम अमाउंट देना था 5 साल के लिए, यहाँ पे आरडी डिपॉजिट में आप किस्तें देते हो महीने की, वीकली, डेली बेसिस पे। आप हर महीने, हर वीकली या फिर डेली बेसिस पे जैसा आपका मन करे, आप हर टाइम पीरियड के लिए फिक्स कर देते हो कि मैं इतने रुपए, 5,000 रुपए, 2,000 रुपए जो है बैंक में जमा करूंगा। हाँ, लेकिन विड्रॉ क्या कभी भी कर सकते हैं? नहीं। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए ये पैसा भी क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है कि 5 साल बाद ही निकल पाएगा, 10 साल बाद ही निकल पाएगा, यानी मैच्योरिटी पे ही निकल पाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एफडी से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हाँ 5 से 6% होता है। सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। क्या यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं? तो भाई विड्रॉ यहाँ पे केवल मैच्योरिटी पे, सिंपल जी। अब क्योंकि यहाँ पे पैसा मैच्योरिटी पे ही निकाल सकते हैं, टाइम पे ही निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट। कि जो पैसा आपको टाइम पे मिले, मतलब टाइम पूरा होने पे मिले, मैच्योरिटी मिले, उसे बोल देंगे टाइम डिपॉजिट। और जो पैसा आप जब भी डिमांड करो तब आपको मिल जाए, उसे बोलेंगे क्या? डिमांड डिपॉजिट। सिंपल, इतना बहुत सिंपल था। अब देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बात करी थी क्या बोलते हैं, डीडी की, डिमांड डिपॉजिट की, तो जब भी यहाँ पे बैंकों का पैसा जोड़ा जाएगा तो केवल कौन सा जोड़ा जाएगा? जो पैसा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर है वो वाला पैसा जोड़ा जाएगा। सिंपल जी। चलिए अब बात करते हैं भैया ये M2 क्या होता है। M2 बहुत सिंपल सी चीज है। जो आपने M1 निकाला है ना, M1 के साथ साथ आपको जोड़ देना है डिमांड डिपॉजिट एट पोस्ट ऑफिस। क्योंकि कई बार पहले ये जो बैंक थे ना, बैंक नहीं हुआ करते थे, क्योंकि बैंक क्या है? प्राइवेट सेक्टर है, पहले बैंक नहीं था, देश के कोने कोने में बैंक की सुविधाएं नहीं थी। तब उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम अपना बैंक खोले। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि देश के कोने कोने में हमारे डाक सेवा तो चलती है, पोस्ट ऑफिस, वो जो चिट्ठियां लिख के भेजते थे पहले जमाने में, तो पोस्ट ऑफिस तो चलता ही है, पोस्ट ऑफिस तो खुला ही है, क्यों ना उसी के अंदर हम बैंक की फैसिलिटी भी चालू करवा दें। तो इसलिए आप देखोगे कि पोस्ट ऑफिस में आज भी बैंक की फैसिलिटी चालू है, यानी आप वहां पे जाके खाते खुलवा सकते हो, अकाउंट खुलवा सकते हो। सिंपल इतना। चलिए, तो बैंक के पास, मतलब बैंक के अलावा कई बार लोग कहां पे जमा कर देते हैं पैसे? पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस का पैसा भी अगर आप जोड़ देते हो तो उसको बोलते हैं M2। क्या बोलते हैं उसे? M2, यानी मनी सप्लाई टू। मनी सप्लाई टू कैसे निकलता है? M1 प्लस में डिमांड डिपॉजिट एट पोस्ट ऑफिस। सिंपल। वो कह रहा भैया टाइम डिपॉजिट क्या हमारा पैसा नहीं होता क्या? उसको नहीं जोड़ा जाएगा? जोड़ेंगे, लेकिन उसको M1 M2 में नहीं जोड़ते, M3 में जोड़ते हैं। यानी M3 में क्या जोड़ेंगे? जो M2 जोड़ा उसके साथ साथ आपको जोड़ना है टाइम डिपॉजिट एट कमर्शियल बैंक। यानी कमर्शियल बैंक वालों के पास जो भी टाइम डिपॉजिट है, यानी एफडी और आरडी में पैसा है, वो भी जोड़ा जाएगा। और वही बात M4 की, तो M4 में M3 प्लस में टाइम डिपॉजिट जोड़ा जाएगा एट पोस्ट ऑफिस। जो भी पोस्ट ऑफिस वालों के पास पैसा है वो जोड़ना है। सिंपल जी। तो ये थे मनी सप्लाई के या फिर मनी के एग्रीगेट्स, मनी के फॉर्मूले। यानी मनी सप्लाई देश के अंदर निकलती कैसे है, देश के अंदर कितना पैसा है, वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो अगर कोई मनी सप्लाई की डेफिनेशन पूछे, सिंपल सी डेफिनेशन बोलना, इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज नापी जाती है उसे स्टॉक बोलते हैं, जिसमें जल्दी से चेंज नहीं आते उसे स्टॉक बोलते हैं। तो मनी सप्लाई में भी जो नोट छापे हैं गवर्नमेंट ने, उसमें जल्दी से चेंज नहीं आते, इसलिए इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। सिंपल। अब क्योंकि एक स्टॉक कंसेप्ट है तो इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है वो बताना है। इट इंक्लूड्स मनी डिपॉजिट, बोलो कैश डिपॉजिट एट कमर्शियल बैंक्स, सॉरी उल्टा बोलो। मनी सप्लाई क्या होता है? इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। इट इंक्लूड्स कैश एट पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एट कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट एट आरबीआई। ये तीनों चीज जोड़ के साथ ही आप क्या निकाल पाओगे? मनी सप्लाई। तो दिक्कत तो नहीं, बस इतनी सी डेफिनेशन थी, आप आराम से कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब आती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताती है कि पैसे के बारे में, कि पैसे कैसे ट्रेड होते हैं। क्या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक सिंपल सी बात कहती है। क्या बात कहती है? ये कहती है कि जो मनी पेड करी गई है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो हमेशा इक्वल होती है मनी की वैल्यू जो की है गुड्स एंड सर्विसेज में। सिंपल जी। कोई भी आप सामान खरीदते हो, उसके लिए आप जितनी वैल्यू दोगे ना, वो हमेशा बराबर होगी जो भी आप मनी पे करोगे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। नहीं समझ आ रहा? चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। एक बार इसको रिपीट कर दो, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब बात आती है, अब ये थ्योरी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती क्या है? ये सिंपल सी बात कहती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरा पिज्जा खाने का मन है। क्या खाने का मन है? पिज्जा।
तो मैंने देखा पिज्जा का जो प्राइस है वो कितना है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 100 रुपए चल रहा है। तो मैं अपनी फैमिली के लिए भी पिज्जा लेके आने की सोच रहा हूँ क्योंकि सस्ता पिज्जा मिल रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि फैमिली में 10 पिज्जा खाने के लिए, मतलब 5 लोग हैं, 2-2 पिज्जा खाएंगे तो 10 हो जाएंगे, सिंपल जी। तो इस वजह से मैंने पिज्जा सोचा कि मैं कितने पिज्जा लूंगा, क्या मान के चले कि मैं कितने ट्रांजेक्शन करवाऊंगा। मेरे को 10 पिज्जा चाहिए, ठीक है जी। अब सोचिए, अब मैं 100 रुपए वाले 10 पिज्जा ले रहा हूं, यानी मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, 1000 रुपए का, सिंपल जी। तो मेरे को पैसे भी कितने देने पड़ेंगे, 1000 रुपए। तो ये तो था जितने का मैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा हूं। तो मैं 1000 रुपए गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा हूं, कैसे निकाला, मैंने प्राइस को मल्टीप्लाई किया किससे, जो मैं ट्रांजेक्शन करने वाला हूं, जितने मैं पिज्जा खरीदने वाला हूं उससे। और ये हमेशा बराबर होगा जितने मैं मनी उनको पे करूंगा। मैं मनी कितनी पे करूंगा वो सोचिए। मेरे पास पे करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में 2000 के 1000 के नोट तो है नहीं, चलते तो है नहीं, मैक्सिमम जो नोट है मेरे पास वो है 500 के। तो मैं मनी सप्लाई, मेरे पास कितने नोट है, 500 के। अब 1000 रुपए की पेमेंट करनी है, 500 के कितने नोट देने पड़ेंगे, यानी वेलोसिटी क्या होगी, कितने ट्रांजेक्शन, मतलब 1000 रुपए ट्रांजेक्शन करने के लिए 500 के कितने नोट दो, तो 2 नोट देने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, सिंपल जी। 500 के 2 नोट दूंगा तब जाके क्या हो जाएगा, वो 1000 रुपए बन पाएगा, सिंपल ना जी। तो बस, तो जितने का मैंने सामान खरीदा, गुड्स एंड सर्विसेज जो मैंने खरीदे, उसकी वैल्यू हमेशा बराबर होती है एम और वी की, सिंपल जी। और यही बात ये कहता है, और यही बात ये फॉर्मूला कहता है, यानी वेलोसिटी ऑफ मनी जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है किसके, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज की। वेलोसिटी ऑफ मनी हमेशा इक्वल होती है किसके, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज के, यानी प्राइस और ट्रांजैक्शंस को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा इक्वल आएगा किसके, मनी सप्लाई और वेलोसिटी के। ये कोई एक फॉर्मूला नहीं है, बस ये एक स्टेटमेंट है, सीधी सी बात है, जितना सामान खरीदोगे उतना पैसा देना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से दोगे, अब जैसे मान लो मनी सप्लाई, अगर 100 के नोट होते दुनिया के अंदर, देश के अंदर, तो फिर 10 नोट देने पड़ते हैं, लेकिन हमेशा दोनों वैल्यू क्या होती, सेम होती। बस एक स्टेटमेंट बना दी है। क्या स्टेटमेंट बनाई है, इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट जो कि प्रूफ कुछ नहीं करती, बस एक सिंपल सी बात बता देती है कि जो मनी आप पे कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो हमेशा इक्वल होगी मनी की वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है उसकी। कोई दिक्कत नहीं, मार्केट वैल्यू जो भी होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, हमेशा वो आप जो पे करोगे वो उसके बराबर होगा। आगे चले, पक्की पक्की बात, बढ़िया। हाँ, ये फॉर्मूला एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसके अंदर कई बार चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ये सब चीजें, ये जो फैक्टर्स है ना, ये सब क्या है, कांस्टेंट। अगर इनमें चेंज आ रहा होता तो फॉर्मूला बनता है ऐसा, एम डैश और वी डैश। लेकिन कुछ ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है, सिंपल सी बात है, जितना आपने सामान खरीदा उतना ही तो पैसे दोगे और उस हिसाब से ही काम करेगा। यहाँ पे हम दो चीजें जो होती हैं उसको फिक्स मानते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, इसको फिक्स माना गया, कांस्टेंट माना गया। वेलोसिटी को क्यों कांस्टेंट माना गया, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन एक्सोजीनियस फैक्टर। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे पॉपुलेशन। अगर देश की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो नोट भी ज्यादा छापने पड़ेंगे, नोट भी ज्यादा देने पड़ेंगे, ज्यादा ट्रेड करने पड़ेंगे, सिंपल जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मनी सप्लाई कम होगी तो नोट भी ज्यादा ट्रेड करने पड़ेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि पॉपुलेशन हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है, एक आदमी के लिए पिज्जा लेना है तो एक ही नोट दे देगा, बस बहुत है, सिंपल जी। 10,000 आदमी होंगे तो 10,000 नोट उनको अलग अलग चाहिए होंगे खर्चे करने के लिए। तो वेलोसिटी जो होती है वो क्या मानते हैं लोग, कांस्टेंट। वैसे पॉपुलेशन कांस्टेंट होती नहीं, लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने माना है कि पॉपुलेशन, ट्रेड एक्टिविटी, ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है। अब क्योंकि ये सब चीजें कांस्टेंट है तो इसलिए वेलोसिटी, जो लोग अपने पास पैसा रखेंगे वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सिंपल जी। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या माना जा रहा है, कांस्टेंट। दूसरी चीज, ये जो ट्रांजैक्शंस है ये भी क्या माना जा रहा है, कांस्टेंट। यानी जो लोग पिज्जा खाएंगे वो भी क्या माना जा रहा है, कांस्टेंट। मैं सीधी बात समझाता हूं। मान लेते हैं एक आदमी के पास एक नोट है, सिंपल जी। देश के अंदर 100 रुपए का ही नोट है, उससे बड़ा कोई नोट नहीं है, और एक आदमी के पास मैक्सिमम एक नोट रख सकता है वो, समझे। अब समझो हमारे देश में क्या माना गया है, पॉपुलेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब क्योंकि पॉपुलेशन कांस्टेंट है तो फिर मान लो 10 लोग होंगे तो फिर देश के अंदर कितने लोग नोट होंगे, 10 नोट होंगे। और वो खाने के लिए कितनी चीजें मांग सकते हैं, 10 ही चीजें मांग सकते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन है वो और जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है एक्सोजीनियस फैक्टर पे, जैसे पॉपुलेशन, ट्रेड एक्टिविटी, इन सब पे। और क्योंकि यहाँ पे माना गया है इनको कांस्टेंट, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें भी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, सिंपल। चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा पिज्जा के प्राइस में। दुकानदार ने अगर पिज्जा के प्राइस बढ़ा दिए तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
सिंपल जी, वही बात यहाँ पे कह रहा है, प्राइस लेवल बढ़ते के साथ ही मनी सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस लेवल घटते के साथ ही मनी सप्लाई घट जाती है। बस एक सिंपल सी बात आपको फोकस करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये टी और वी कंसेप्ट जो है वो कांस्टेंट है इस पूरी थ्योरी के अंदर। बस मेन जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल। तो बस इतना सा याद रख लो, जैसे ही प्राइस लेवल बढ़ेंगे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जैसे ही प्राइस लेवल घटेंगे मनी सप्लाई क्या हो जाती है, घट जाती है। सीधी सी बात, चीजों देखो, प्राइस लेवल जैसे ही बढ़ता है तो देश में महंगाई हो जाती है, जैसे देश में महंगाई हो जाती है तो फिर लोग क्या करना चालू कर देते हैं। अच्छा, महंगाई कब होती है, जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है। तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ती है प्राइस लेवल बढ़ जाता है। अगर मनी सप्लाई घट गई, लोगों के पास जो पैसा है वो कम हो गया, अब लोगों का पैसा अगर कम हो गया तो वो डिमांड करना कम कर देंगे, तो प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये आप पहले भी समझ चुके हो। तो सिंपल सी बात है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक स्टेटमेंट है सिंपल सी। प्राइस लेवल और मनी सप्लाई में कैसा रिलेशन देखने को मिलता है, पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। बस इसी बात को कैरी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की प्राइस लेवल और मनी सप्लाई में एक पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है और फॉर्मूला बन गया ये। हाँ भैया अगर ये कांस्टेंट ना होते, ये तो अजम्पशन है कि हमने कांस्टेंट ले रखा है इन सब चीजों को, अगर ये कांस्टेंट ना होते तो एक्चुअल में फॉर्मूला बनता है एम डैश और वी डैश। कोई भी अगर चेंजेस आता वेलोसिटी में और इन सब में तो फिर वो यहाँ पे शो किया जाता, जिससे प्राइस लेवल भी क्या होता, अफेक्ट हो जाता। लेकिन अब क्योंकि थ्योरी में हमने इन सबको कांस्टेंट मान रखा है, इस वजह से फॉर्मूला बस इतना ही है। सिंपल, आगे चलते हैं। और क्या माना है, अजम्पशन क्या है, दीज फैक्टर्स आर नॉर्मली स्टेबल। ये फैक्टर्स को हमेशा नॉर्मली हमने क्या माना है, ये स्टेबल रहता है, जल्दी से इनमें चेंजेस नहीं होते। समझ में आया? ये थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की अजम्पशंस। वो कह रहा भैया ये तो आपने समझाया नहीं, ये क्या चीज है, ये लास्ट में समझाऊंगा क्या चीज है। आगे चलते हैं लिमिटेशन पे। ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी इसकी एग्जम्पशंस हो गई है। ये क्या मानती है, ये मानती है जितना भी मनी सप्लाई बढ़ेगी उतनी ही प्राइस लेवल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और जैसे ही मनी सप्लाई गिरेगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों का पैसा कम होगा तो डिमांड कम करेंगे, तो प्राइस लेवल भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी प्राइस लेवल और मनी सप्लाई में कांस्टेंट वो पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है जी, और उसका फॉर्मूला मैंने समझा दिया। टी और वी यहाँ पे क्या माने गए हैं, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि एक्सोजेनियस फैक्टर और वो हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। बस इतना सिंपल सा है। आगे चलते हैं, लिमिटेशन। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाइड होता है, तो जी नहीं, हर जगह अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनको यहाँ पे ये चीजें बहुत सारी इन्होंने क्या मान ली है, कांस्टेंट। तो इट इज ए सिंपल स्टेटमेंट। ये सिंपल स्टेटमेंट है, ये कोई भी चीज प्रूव नहीं करती। ये प्रूव नहीं करती कि देश में पैसा क्यों बढ़ रहा है, देश के अंदर पैसा क्यों घट रहा है, प्राइस लेवल क्यों बढ़ते जा रहे हैं, प्राइस लेवल क्यों घट रहे चाहिए। समझे, कोई चीज प्रूव नहीं करती। बस एक सिंपल सी स्टेटमेंट बना दी कि देश के अंदर जितना भी आप क्या बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए खर्चा करोगे, उतनी ही मार्केट वैल्यू होगी गुड्स एंड सर्विसेज की। सिंपल जी, बढ़िया। ये एक स्टेटमेंट है, बस खाली कुछ प्रूव नहीं करती। इट डज नॉट एक्सप्लेन रिलेशन। ये एक्सप्लेन भी नहीं करती रिलेशन, ये एक्सप्लेन भी नहीं करती इफेक्ट, ये कॉजेस भी नहीं बताती किसी भी चीज के। समझे जी, तो ये कुछ नहीं काम करती, बस एक स्टेटमेंट है सिंपल सी जो आपको देती है, बाकी आपको रट्टा मारना है। उसके बाद अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन लेके चलती है कि यहाँ पे देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों को काम मिला हुआ है, सभी लोगों को काम मिला हुआ है, मतलब रिसोर्सेज हमारे पूरे फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। समझे जी, क्योंकि अगर देश में पॉपुलेशन 100 लोगों की है और अगर लोगों को 50 से लोगों को काम मिला हुआ है, यानी कि पॉपुलेशन अगर देश में पॉपुलेशन 100 लोगों की है और लोगों को काम मिला हुआ है बस खाली 50 लोगों को, इसको बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये उम्मीद रहती है कि और लोग जब काम करने जुड़ेंगे तो फिर उनके पास पैसा और आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मनी में चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन ये कांस्टेंट मानती है पॉपुलेशन को थ्योरी। अब क्योंकि पॉपुलेशन को कांस्टेंट माना गया है और फुल यूटिलाइजेशन किया जा रहा है अपने रिसोर्सेज का, तभी तो कि जो पॉपुलेशन मान लेते हैं 100 है लोग हमारे देश में 100 और सबको नौकरियां मिली हुई हैं, सबके सब जो है अपनी फिक्स डिमांड कर रहे हैं 10 पिज्जा की और 10 ही ट्रांजेक्शन करने के लिए उनके पास नोट है। सिंपल जी, लोग ही 10 है तो फिर उनके पास नोट भी 10 हो गए। सिंपल जी, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम करती है, जो कि अनरियलिस्टिक होता है, किसी भी इकोनॉमी में ऐसा पाया नहीं जाता। अदर थिंग्स नॉट रिमेन अनचेंज्ड। ये मानती है बाकी चीजें क्या रहेंगी, अनचेंज रहेंगी, लेकिन ऐसा जल्दी से होता नहीं है। दुनिया में क्या होता है, चीजें क्या होती है, चेंज भी होती है। सिंपल जी, तो ये थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और इसके हमने अजम्पशंस और लिमिटेशन कर लिए अच्छे तरीके से। सिंपल जी, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको करते के साथ ही आपका पूरा चैप्टर खत्म कर लेते एक बार। कह रहा है डिमांड फॉर मनी। लोग पैसों की डिमांड करते ही क्यों है, लोगों को पैसे की जरूरत ही क्या है। तो बेसिकली किसी भी इंसान को दुनिया में, किसी भी इंसान को केवल बेसिकली 3 चीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है। सबसे पहला, खाने के लिए। कोई भी आप पैसा कमाते हो किस लिए कमाते हो, खाने के लिए। जो भी हमने 10,000 रुपए 20,000 रुपए जो भी हम कमाते हैं वो किस लिए कमाते हैं, कंजम्पशन करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। सिंपल। हाँ, अगर हमारी उम्मीद से थोड़ा सा ज्यादा पैसा आ जाता है, जैसे मैंने उम्मीद किया था 10,000 आएगा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आ गया, 15,000 आ गया, तो मैं वो जो एक्स्ट्रा 5,000 है उसका क्या करूंगा, तो पहले 10,000 तो खा जाऊंगा, जो एक्स्ट्रा 5,000 होंगे उसका यूज किया जाता है प्रिकॉशनरी रिलेटेड रीजंस के लिए।
यानी कि सेफ्टी में कहीं पे बैंक में सेव कर दिया जाता है, ताकि प्रिकॉशंस, किसी को चोट लग जाती है या फिर किसी को कोई तकलीफ हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उसके लिए वो जो 5,000 रुपए का सेविंग फंड हमने बनाया था उसको हम यूज कर सके। तो दूसरा, पैसों का यूज क्यों किया जाता है? प्रिकॉशंस के लिए, सावधानियों के लिए, ताकि अगर क्या होता है कोई प्रॉब्लम हो जाती है, भगवान ना करे, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं उस पैसे को। हाँ, अगर उससे थोड़ा सा और ज्यादा पैसा आ जाता है, जैसे कि मेरे पास 15 ना 10 आने वाला था, 10 की जगह मेरे पास 50 आ गया, इतना ज्यादा पैसा आ गया, तो 10,000 तो मैं कंजम्पशन के लिए यूज करूंगा, बाकी 5 या 10,000 रुपए मैं बैंक में सेव कर दूंगा, ताकि प्रिकॉशनरी रीजन मेरे पूरे हो जाए। सिंपल जी, यानी कि सिक्योरिटी हो जाए, फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज हो जाए। सारा पैसा थोड़ी ना बैंक में जमा कर दूंगा। बाकी की जो मेरे पास 30,000 रुपए बच गए, वो 30,000 रुपए मैं यूज करूंगा स्पेक्युलेटिव रीजंस के लिए। स्पेक्युलेटिव रीजंस मतलब क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कहीं पे शेयर्स में, बॉन्ड्स में, स्टॉक मार्केट में, या फिर जमीनों में, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा जहां पे वो मेरा पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल जी। तो ये बेसिकली मेन 3 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग मनी की डिमांड करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं। कौन से? पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा प्रिकॉशनरी, और तीसरा क्या होता है? स्पेक्युलेटिव। कई बार ये अकेला क्वेश्चन भी देखा गया भाई 8 से 10 नंबर में, तो इसको ही तैयार कर लेना 8 से 10 नंबर में। सिंपल जी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तो बहुत बार पूछा गया है, आपके थ्योरी में पक्का एग्जाम्स में आएगा, तो फिर ये वाला पक्का टॉपिक आएगा। तो उस टॉपिक के लिए आपको ये टॉपिक समझाना है, फॉर्मूला समझा देना, उसके बाद असम्पशन और लिमिटेशन को एक्सप्लेन कर दिया ना, आपको टॉपिक मिल जाएंगे, 16 के 16 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरे को और भी आपकी एक चैप्टर और रह गया ना, उसकी बनानी है, तो इसलिए वीडियो को जितना शॉर्ट हो सकता है मैंने उतना शॉर्ट रखने की कोशिश करी है। ठीक है जी, ताकि आपको छोटे समय शब्दों में जल्दी समझ में आ जाए। सिंपल जी। चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में चल रहे हैं, इसलिए आपको जल्दी खत्म करना पड़ेगा सिलेबस फिलहाल। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से गुले जो से गुर्दों से फेफड़ों से शरीर के अंग से थैंक यू आपको। और आपने पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही, आराम से कर दिए बाद में। ठीक है जी। फिलहाल जाने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल जी। चलिए, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, और फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।